तो इस वीडियो में जानेंगे आप क्लास 6 के विज्ञान में पेड़ पौधों के बारे में जानना है और यह NCERT के बुक में अध्याय 4 में दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि बिहार की किताब NCERT के आधार पर ही लिखा जाता है, तो बिहार में इसी पाठ को दो भाग में बांट दिया गया है, अध्याय 7 और अध्याय 8। अध्याय 7 में इस पाठ का नाम है पेड़ पौधों की दुनिया और अध्याय 8 में इसका नाम है फूलों से जान पहचान। तो एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, एक निर्जीव और एक सजीव। सजीव को दो भागों में यहाँ पर देखेंगे, वैसे तो इसको 5 भागों में क्लास 9th में बांटेंगे, लेकिन 6 लेवल पर 2 ही भागों में बांटना है। जंतुओं के बारे में अगले चैप्टर में जानना है, लेकिन इस चैप्टर में पादप अर्थात पेड़ पौधों के बारे में जानना है। तो पेड़ पौधों को पौधों के बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है शाख, दूसरा झाड़ी और वृक्ष। सबको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहले देख लेते हैं इसका डायग्राम। पौधों के भाग के आधार पर कौन कौन से उसके भाग होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, एक जड़ तंत्र रूट सिस्टम और एक प्ररोह तंत्र सुष्ट सिस्टम। वैसे तो जड़ जो होता है वो मिट्टी के नीचे पाया जाता है और प्ररोह जो होता है मिट्टी के ऊपर पाया जाता है, लेकिन कभी कभी प्ररोह जो होता है वह यानी तना मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है। जैसे आलू का तना जो होता है वह मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से प्ररोह जो होते हैं, जहाँ बाकी जो होते हैं पत्ती जो होते हैं, इसके बाद बीज फूल फल ये ऊपर पाए जाते हैं। तो प्ररोह तंत्र को भी 5 भागों में बांटा गया है, तना, पत्ती, बीज, फूल और फल। तो हम जान चुके हैं कि पौधों के बनावट के आधार पर या उसके साइज के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला नंबर पर आता है शाख, दूसरा नंबर पर आता है झाड़ी और तीसरा नंबर पर आता है वृक्ष। यह तीनों के तीनों पौधा है। शाख जो होता है इसके तना जो होता है हरा होता है, जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, तो ये सब शाख के अंतर्गत आते हैं। छोटे छोटे घास भी शाख के अंतर्गत आते हैं। झाड़ी जो होता है इससे बड़े होते हैं, जैसे नींबू का पौधा, मेहंदी का पौधा, गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा, ये जो होते हैं झाड़ी कहलाते हैं। इसके तना जो होते हैं जड़ से ही निकलने लगते हैं इस तरीके से। और पेड़ जो होता है इससे साइज में बड़ा होता है और इसका एक मोटा तना निकलता है और कुछ ऊपर जाकर यहाँ से तना निकलने लगते हैं, तो ये वृक्ष कहलाते हैं। ये साइज में वृक्ष झाड़ी से बड़े होते हैं। इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है शाख। जिन पौधों का तना हरा होता है, कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाख कहते हैं। जैसे चना, मसूर, खेसारी, बथुआ और छोटे छोटे घास भी शाख के अंतर्गत आते हैं। ये देख रहे हैं चना का पौधा है। दूसरे नंबर पर आता है झाड़ी। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से ही निकलने लगता है, तो ये जड़ हो गया, यहीं से तना इस प्रकार से निकलने लगते हैं और ये झाड़ी कहलाते हैं। इनका तना थोड़ा सा सख्त होता है, पतला होता है और लकड़ी इसमें होता है, लेकिन शाख में लकड़ी नहीं होता है। जैसे कपास का पौधा, नींबू का, गुड़हल का, तुलसी का, गुलाब का और मेहंदी का इत्यादि और भी पौधे हैं जो झाड़ी कहलाते हैं। यहाँ पर ये झाड़ी का चित्र दिखावा हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है वृक्ष। जिन पौधों का तना सख्त होता है, तना एकदम हार्ड होता है, भूरी छाल वाला होता है, इसके छाल जो होते हैं पेड़ पौधे वृक्ष के छाल जो होते हैं भूरा होते हैं और मोटा भी होता है इसका तना, और जिसकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है, यहाँ से शाखा जो होता है छोटे छोटे पतला पतला निकलता है। और झाड़ी में क्या होता है कि यहीं से निकलने लगता है, इसलिए वो झाड़ी कहलाता है। यहाँ पर आम का पौधा हो गया, बरगद का, पीपल का और भी बहुत सारे पौधे हैं जो ये वृक्ष कहलाएंगे। तो ये अभी जान चुके हम कि पौधा क्या है और वृक्ष क्या है। तो पौधा जो होता है इसके अंतर्गत वृक्ष आता है। तो वृक्ष को हम पौधा कह सकते हैं, लेकिन सभी पौधा को वृक्ष नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पौधा के अंतर्गत शाख और झाड़ी भी आते हैं। तो यही अंतर है पौधा और वृक्ष में। अब यहाँ नोट में लिख दिए हैं कि पौधे का एक अन्य प्रकार है जिसे लता कहते हैं।
तीन तो हम जान लिए, शाख, झाड़ी और वृक्ष। लेकिन इसके अलावा एक होता है लता, और यह लता भी दो प्रकार के होते हैं, विसर्पी लता और आरोही लता। लता वह पौधा होता है जो अपने तने के सहारे खड़ा नहीं हो सकता है। शाख, झाड़ी और पौधा तीनों खड़े होते हैं। शाख भले ही छोटे होते हैं लेकिन वो अपने तने के बल पर खड़े होते हैं, जैसे चना का पौधा। लेकिन ये लता जो है यह खड़ा नहीं हो पाता है, ये ऐसे ही ज़मीन पर पसर जाते हैं। तो एक होता है विसर्पी लता, कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहा जाता है। जैसे कद्दू, इसे लौकी भी कहा जाता है, तरबूज, शकरकंद इत्यादि, ये सब विसर्पी लता कहलाते हैं। ऐसे खेतों में ज़मीन पर ये उगाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आरोही लता। इसके तने भी कमज़ोर होते हैं लेकिन किसी दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए आरोही लता कहलाते हैं। जैसे मनी प्लांट, अंगूर, सेम, झींगी, तो इसे तुरई भी कहा जाता है। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है दोनों का। ये है खेतों में ऐसे ही ज़मीन में है, और ये आरोही लता है जो किसी सहारे ऊपर चढ़ सकता है। ये सब आरोही लता के अंतर्गत आते हैं। अब पौधों के भाग के आधार पर पौधे कितने भाग हैं, तो मुख्य रूप से पौधे के दो भाग हैं, एक जड़ तंत्र और एक प्ररोह तंत्र। तो पहले जड़ के बारे में जान लेते हैं। जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और एक झाकड़ा जड़, या इसको रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। तो मूसला जड़ और झाकड़ा जड़ में क्या अंतर है? तो मूसला जड़ जो होता है इसमें एक में मुख्य जड़ आता है, जैसे ये हो गया पौधा, इसमें एक मुख्य जड़ जाता है और इसी में से इस तरीके से निकलता है अन्य जड़, और फिर इसमें से ऐसे प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक इस प्रकार से जड़ निकलते हैं। तो इस प्रकार के जड़ को कहा जाता है मूसला जड़। लेकिन झाकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ ऐसा जड़ होता है इसमें कोई मुख्य नहीं होता है, इसके यहीं से बहुत सारी जड़ें निकलती है, कोई प्रधान मुख्य नहीं होता है। इसमें से भी इसे प्राथमिक और द्वितीयक निकलता है लेकिन बहुत सारे निकलते हैं एक ही स्थान से। तो ऐसे जड़ को कहा जाता है झाकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। जड़ का कार्य, तो जड़ का क्या कार्य है? तो जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है। जड़ जो होता है यह मिट्टी को पकड़कर पौधे को खड़ा रखने में सहायता करता है। जड़ नहीं रहेगा तो पौधा गिर जाएगा। और क्या करता है? यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करती है। जड़ का यह भी काम है कि मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं वह अवशोषित करके और पौधे के ऊपरी भाग तना और पत्ती तक पहुंचाता है। ये तना पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जड़ क्या करता है? उसे अवशोषित करता है। केवल इसका काम है जड़ का अवशोषित करना, पहुंचाना नहीं। ये बस तना को दे देता है और तना ऊपर पहुंचाता है। जड़ का काम है जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना, खींचना, सोखना। तीसरा जो जड़ का काम है, जड़ें मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। तो इस तरीके से जहाँ मिट्टी का कटाव होता है वहाँ पर पौधा लगाया जाता है ताकि मिट्टी को बांध कर रखे, मिट्टी बह ना जाए नदियों में, और नदियों के सहारे समुद्र में चला जाता है मिट्टी, इसीलिए पौधे को लगाया जाता है मिट्टी को अपर्दन यानी कटाव से रोकने के लिए। कुछ पौधों की जड़ों में भोजन संग्रहण भी होता है। तो हम जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पोषक तत्वों के बारे में, भोजन के बारे में, कि हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व 5 जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। तो कुछ पौधों के जड़ों में भोजन का संग्रहण होता है। भोजन का मतलब कि ये पोषक तत्व उसमें पाया जाता है। जैसे शकरकंद हो गया, शकरकंद हम खाते हैं तो इसका मतलब शकरकंद में पोषक तत्व पाया जाता है। तो जिस पौधे के जड़ में पोषक तत्व पाया जाता है उसके जड़ को हम भोजन के रूप में लेते हैं। अब प्ररोह तंत्र के बारे में जानेंगे। जड़ तंत्र जानेंगे, दूसरे नंबर पर प्ररोह तंत्र है। तो प्ररोह तंत्र में हम जानते हैं कि 5 चीज़ों को शामिल किए गए हैं: तना, पत्ती, फल, फूल और बीज। तो सबसे पहले तना के बारे में जानेंगे कि तना का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। तना के बारे में तो आप परिचित है कि पेड़ का जो ये भाग होता है यह तना कहलाता है। यह कठोर होता है, मोटा भी होता है और किसी में पतला भी होता है। तो तना का कार्य जो है, तना पौधे को आकृति प्रदान करता है। तना जो होता है पौधे को आकृति प्रदान करता है। अगर तना को काट दिया जाए तो पत्ती एक जगह
एकत्रित हो जाएगा, वो पेड़ जैसा नहीं दिखेगा। तो तना ही पेड़ का आकृति प्रदान करता है इस तरीके से। दूसरे नंबर पर है यह जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। तो अभी हम देख चुके हैं कि जड़ जो होता है वो मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है, और ताना क्या करता है कि इसका संवहन का मार्ग है, इसी के द्वारा ऊपर में खनिज लवण जाता है और इस तने के द्वारा, पतले तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है जल। चूँकि बारिश होता है पेड़ पर तो वह पानी पत्ती के द्वारा अंदर नहीं जाता है, कितना भी वृक्ष पर पानी डाल देंगे आप ऊपर से, वह वृक्ष के अंदर नहीं घुसेगा। वह पानी जो होता है वह नीचे से जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है और तना के द्वारा संवहन ढोकर, संवहन का मतलब होता है ढोना एक जगह से दूसरे जगह। तो यही तना जो है संवहन का काम करता है इस खनिज लवण और जल का। तीसरा नंबर में जो तना का कार्य है, कुछ पौधे के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। तो कुछ तने जो होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि आलू जो होता है यह तना है, तो यह भूमि के अंदर पाया जाता है। आलू जो होता है वह भूमि के अंदर पाया जाता है और यह तना है, और यह भी भोजन संग्रहण का काम करता है। इसमें भी भोजन यानी पोषक तत्व पाया जाता है। तो हम जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे तने होते हैं जिसमें ईख हो गया, तो ईख के तना हम खाते हैं तो उसमें भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आलू हो गया, ईख हो गया, प्याज हो गया, ये सब तना है। तो तना को हम खाते हैं, अर्थात इसमें भी, सब में नहीं पाया जाता है, किसी किसी पौधे में भोजन संग्रहण होता है। हालांकि लगभग सभी में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन किसी किसी पौधे में ज़्यादा पोषक तत्व होता है, इसीलिए उसके तने को खाते हैं, पत्तियों को छोड़ देते हैं, जड़ को छोड़ देते हैं, और किसी पौधे के पत्तियों को खाते हैं क्योंकि उसी में ज़्यादा पोषक तत्व पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है पत्ती। तो पत्ती के बारे में सभी लोग परिचित हैं कि पत्ती क्या होता है। तो पत्ती जो होता है वह तने पर लगा होता है। तो पत्ती तने पर किस प्रकार से लगा होता है इसके बारे में जानना है। तो तने पर पत्ती की जो जमावट होता है इसे विन्यास कहा जाता है। पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती है। कैसे कैसे? तो पहला नंबर है एकल पत्ती। तो किसी डाली पर, ये पेड़ हो गया और इसका ये डाली हो गया, और इस पे यदि एक ही पत्ती निकला हुआ है तो इसको कहा जाएगा एकल पत्ती, इसे कहा जाएगा एकल पत्ती। दूसरे नंबर पर होता है कि पत्ती की जोड़ीदार जमावट। जब किसी पेड़ के तने पर एक ही जगह से 2 पत्तियां विपरीत दिशा में, एक इधर तो एक इधर, इस तरीके से पत्तियां अगर लगी रहती है तो इसे जोड़ीदार जमावट कहा जाता है, पत्ती का जोड़ीदार जमावट। तीसरा नंबर पर है पत्ती की गुच्छेदार जमावट। तो किसी पेड़ के तने में एक ही जगह से कई पत्तियां जब निकलती है, 2 से अधिक एक ही जगह से, तो ऐसे जमावट को गुच्छेदार जमावट कहा जाता है। 3, 4, 5 कई सारी पत्तियां निकलती है एक ही जगह से, उसे पत्ती की गुच्छेदार जमावट कहा जाता है। तो देख लिए कि 3 तरीके का पत्ती की जमावट होता है तने पर। पत्ती का सिरा। तो पत्ती का सिरा किसे कहा जाता है? तो पत्ती पर रेखित संरचना को सिरा कहते हैं, मोटी सिरा को मध्य सिरा कहते हैं। तो इस तरीके से एक पत्ता बनाते हैं और इस पत्ते पर एक इस तरीके से देखते हैं कि यह मोटा लाइन होता है और इसी में से ये पतला पतला सा लाइन निकला होता है। तो ये सभी जो है सिरा कहा जाता है, इस सबको सिरा कहा जाएगा। ये बीच में जो होता है इसे कहा जाता है मोटी सिरा, मध्य सिरा। मोटी सिरा को मध्य सिरा कहा जाता है। पत्ती का जो सिरा होता है यह एक प्रकार का डिजाइन बनाता है, तो इसी डिजाइन को कहा जाता है सिरा विन्यास। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहा जाता है। ये पूरा जो है एक प्रकार का डिजाइन बना दे रहा है, विन्यास हो गया। सिरा विन्यास भी 2 प्रकार का होता है, जालिका सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। यदि पत्ती पर सिरा का डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह सिरा जालिका सिरा विन्यास कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पत्ती हो गया, इसका मध्य सिरा हो गया, और यहाँ से जो बहुत सारे निकल रहा है और इसमें बहुत सारे जाल जैसा ये सिरा, बहुत सारा सिरा है। तो इस प्रकार से ये
जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाता है। लेकिन एक समांतर शिरा विन्यास होता है, ये मध्य शिरा से अब जो भी शिरा निकलता है वो एक समांतर होता है। इस केले का पत्ता है ये समांतर शिरा विन्यास का उदाहरण है। इस प्रकार से और भी होता है, धान का पत्ता देखे होंगे, धान के पौधे में जो पत्ता होता है लंबा होता है, एकदम लंबा होता है, और इसमें जो शिरा होता है इस तरह एक बीच में होता है मध्य शिरा और ऐसे होता है शिरा, तो ये समांतर शिरा विन्यास का उदाहरण है। प्ररोह तंत्र में तीसरे नंबर पर बीज के बारे में जानेंगे कि बीज दो प्रकार के होते हैं। बीज तो आप जानते ही हैं कि बीज क्या होता है, हर एक पौधे का बीज होता है, किसी किसी पौधे का नहीं होता है। तो बीज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इस प्रकार से एक बीजपत्री जो मक्का होता है, मक्का जो हम खाते हैं गोल गोल होता है, वह एक बीजपत्री होता है। और द्विबीजपत्री क्या होता है, तो यदि किसी बीज को हम बीच में से अगर उसको पानी में फुला देंगे और आराम से छिलका उतारेंगे तो वो दो भागों में अपने आप ही बट जाता है। जैसे सेम का बीज, अरहर का बीज, मूंग, मसूर, चना, ये सब दो भागों में बटा होता है। छिलके के अंदर दो उसका सतह होता है, तो इसीलिए इसका नाम है द्विबीजपत्री, दो पत्रों में बटा होता है। लेकिन मक्का हो गया, धान हो गया, तो धान में से चावल जो निकलता है तो देखते हैं चावल एक ही होता है, उसमें दो पत्र जैसा अलग अलग नहीं होता है। गेहूं भी ऐसा ही होता है, गेहूं के बीच में भले ही लाइन होता है लेकिन वह एक बीजपत्री है, दो भागों में नहीं बटता है। लेकिन ये सब जो होते हैं दो भागों में बट जाते हैं। तो ऐसे को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री देख लिए। तो प्ररोह तंत्र में चौथे नंबर पर आता है फूल, पुष्प, इसे इंग्लिश में फ्लावर कहा जाता है। तो फूल जो होता है यह पौधे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है। इसी के अंतर्गत जनन अंग पाया जाता है। तो जनन अंग क्या होता है, तो जैसे महिला और पुरुष में भी जनन अंग पाया जाता है जिससे बच्चे का निर्माण होता है, तो इसी प्रकार से फूल में भी जनन अंग पाए जाते हैं, किसी किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो उसका कैसे जनन होता है ये आगे की कक्षाओं में आप जानेंगे। तो सबसे पहले फूल के बारे में जान लेते हैं। तो फूल के बारे में जानेंगे, यहाँ बहुत सारे परीक्षाओं में यह पूछा जाता है फूल से संबंधित प्रश्न। तो फूल का सबसे जो नीचे का ये भाग होता है, फूल का सबसे ये जो नीचे का भाग होता है, ये डंठल, जिसको हम पकड़ते हैं, जैसे कुछ लोग गुलाब का फूल पकड़ते हैं जहाँ, तो इस डंठल को कहा जाता है वृंत। यह वृंत है और इसी वृंत पर ये ऊपर जो जितना भी भाग है ये फूल का भाग होता है। यह फूल जो होता है यहाँ पर वृंत पर बैठा होता है। तो जहाँ पर ये बैठा होता है वृंत के ऊपर वाले भाग को कहा जाता है पुष्पासन। पुष्पासन कहा जाता है, अर्थात पुष्प यानी फूल जिस पर बैठता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। सिंह जिस पर बैठा होता है उसे सिंहासन कहा जाता है। जैसे राजा महाराजा अपने आप को सिंह समझते थे, सिंह मतलब शेर, तो इसीलिए अपने जिस बैठते थे आसन पर उसे सिंहासन कहते थे। तो ठीक इसी प्रकार से यह पुष्प जो है बैठा हुआ है यह वृंत पर यहाँ, इसीलिए इसे पुष्पासन कहा जाता है, पुष्प का आसन, बैठने वाला स्थान। और ये जो पुष्प का पहला जो नीचे वाला स्तर होता है यह चक्र होता है, यह बाह्य दल कहलाता है, यह हरा होता है और ये इस तरीके से होता है, ये चक्र जैसा होता है, चारों तरफ निकला होता है पुष्पासन से, यह बाह्य दल कहलाता है। इसका एक और नाम है अंकुड़ी, अंकुड़ी भी कहा जाता है इसे। और इसके ऊपर जो होता है वह होता है पंखुड़ी, यह रंगीन होता है, यह पंखुड़ी होता है, इसे दल कहा जाता है या दल पुंज भी कहा जाता है। यह रंगीन होता है, यह दूसरा चक्र होता है, यह भी इसके ऊपर ऐसे निकला होता है पंखुड़ी। और पंखुड़ी के अंदर जो होता है छिपा हुआ होता है वह होता है मादा पुंकेसर होता है। ये पुंकेसर, पुंकेसर भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है ये ऊपर वाला भाग परागकोश और ये जो लंबा दिख रहा है यह तंतु कहलाता है। परागकोश में परागकण भरे होते हैं। स्त्री केसर ये जो है पूरा स्त्री केसर है और स्त्री केसर को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये वर्तिकाग्र हो गया और ये बीच वाला जो होता है ये पूरा वर्तिका कहलाता है, ये बीच वाला पूरा। और इसके अंदर में जो होता है यह होता है अंडाशय, अंडाशय में ही बीजांड भरे होते हैं और
जब यह नर जननांग, ये पुंकेसर जो होता है पुरुष होता है, इसे नर जननांग कहा जाता है, और स्त्रीकेसर जो होता है स्त्री मादा होता है। इसमें से जो पराग कण होते हैं पराग कोश में, इस पर जब गिरते हैं तो यही अंदर चले जाते हैं, बीजांड से निषेचन करते हैं, तब जाकर फल लगता है। निषेचन, यह पराग कण इसमें प्रवेश करता है तो निषेचन होता है। जब पराग कण इस पर गिरता है तो उसे परागण कहा जाता है, परागण, और अंदर जाकर प्रवेश करता है इसमें तो निषेचन कहा जाता है, तब फल का निर्माण होता है। इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला नंबर में है वृंत। तो वृंत तो हम जान गए हैं कि इस डंठल को वृंत कहा जाता है, फूल के डंठल को वृंत कहते हैं। और ये वृंत पर पुष्पासन, वृंत के ऊपर वाला जो सिरा होता है इसे पुष्पासन थैलामस कहा जाता है। फूल के डंठल यानी वृंत के जिस सिरे पर सभी अंग जुड़े होते हैं, यहाँ पे सभी, ये ऊपर वाला पूरा भाग ये होता है फूल, ये जहाँ जुड़े होते हैं ये पुष्पासन कहा जाता है। इसी पर फूल बैठता है, आसन है ये फूल का। तीसरा नंबर पर आता है बाह्य दल, अंकुड़ी कहा जाता है। तो यह जो कहलाता है हरा वाला भाग, यह बाह्य दल होता है। यह पुष्पासन से सटा हुआ होता है। यह वृंत हो गया, यहाँ पुष्पासन, वृंत का ऊपर वाला सिर हो गया पुष्पासन, और ये हो गया बाह्य दल। और उसके बाद होता है दल, ये जो होते हैं पंखुड़ी, यह दल कहलाते हैं, या इसे दलपुंज भी कहा जाता है। यह रंगीन होता है चारों तरफ से, नीचे होता है बाह्य दल और उसके बाद होता है दल, ये रंगीन होता है। इसके बाद आते हैं पुमंग। पुमंग जो होता है वह पुरुष वाला नर भाग होता है, पुंकेश, इसे पुंकेसर कहा जाता है। सभी पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। यह फूल का नर जननांग है, इसमें कई लंबी पतली संरचनाएं होती है जिसे पुंकेसर कहा जाता है। सभी जो है यह पुमंग कहलाता है, और ये एक एक का नाम है पुंकेसर। पुंकेसर पंखुड़ियों से घिरे होते हैं। ये जो पुंकेसर होता है ये बाहर, इसके बाहर जो होते हैं पंखुड़ी होते हैं, ये दल होते हैं। एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक पराग कोश और दूसरा तंतु। ये तंतु जो होता है यहाँ से जाकर लगा होता है, और ऊपर में जो होता है पराग कोश, इसी में इसका पराग कण भरा होता है। पराग कोश के अंदर पराग कण, पोलन ग्रेन होते हैं। छठा नंबर पर जाना है जयांग के बारे में। तो जयांग जो होता है यह मादा जननांग होता है फूल का, यही होता है जयांग। जयांग में सामान्यतः एक या दो स्त्रीकेसर होते हैं। जयांग के अंदर एक या दो स्त्रीकेसर हो सकते हैं। स्त्रीकेसर को तीन भागों में बांटा गया है। जो स्त्रीकेसर होता है यह मादा जननांग है। इसमें पहला नंबर पर होता है वर्तिकाग्र। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये वर्तिकाग्र है, और बीच का ये जो भाग है यह होता है वर्तिका, और इसके अंदर में जो होता है वह अंडाशय होता है, और इसी अंडाशय में बीजांड भरे होते हैं। और इसी बीजांड में ये जो पराग कोश, इसी में से पराग कण इस पर जब आते हैं तो इसे परागण कहा जाता है। और यह पराग कण जब इसमें से नीचे आकर इसमें प्रवेश करते हैं तो इसे निषेचन कहा जाता है। इसके बाद ही फल का निर्माण होता है। नोट में, फल जयांग के अंदर ही विकसित होते हैं, लेकिन फल जो होते हैं जयांग के अंदर, अर्थात मादा जनन अंग जो होता है स्त्रीकेसर उसमें होता है। लेकिन इसके पहले दो क्रियाएं अभी बता दिए, परागण और निषेचन होता है। परागण जब नर पराग कोश से, यानी नर जननांग जो होता है उसमें पराग कोश होता है ऊपर में, उससे जब स्त्रीकेसर में पराग कण गिरते हैं तो परागण कहलाता है। यह जो होता है हवा के द्वारा गिरता है। जैसे यहाँ पर पराग कोश हो गया और इसमें हवा के द्वारा इसमें से पराग कण यहाँ पर आता है, या बारिश के द्वारा भी आ सकता है। तो ये कीट द्वारा भी आता है, वायु द्वारा और जल द्वारा भी आ सकते हैं पराग कण। निषेचन जो होता है, पराग कण का बीजांड के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं, संयोग कर लेते हैं, तो इसे निषेचन कहा जाता है, तब जाके फल का निर्माण होता है। अब फूलों का वैज्ञानिक नामकरण यहाँ नाम जान लेंगे। तो पूर्ण फूल,
पूर्ण फूल कंप्लीट फ्लावर किसे कहा जाता है? तो वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर सभी के सभी उपस्थित हो। तो अभी जो हमने फूल दिखाया ऊपर उसमें सभी के सभी उपस्थित थे, तो वह पूर्ण फूल कहलाता है। जैसे सूरजमुखी का फूल, गुड़हल, सरसों, बैगन, आम इत्यादि के फूल, ये सब फूल जो होते हैं पूर्ण फूल सबके सब पाया जाता है उसमें। लेकिन दूसरे नंबर पर आता है अपूर्ण फूल, इनकम्प्लीट फ्लावर। इसमें से किसी में से भी वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर इसमें से कोई भी अगर अंग एक अनुपस्थित रहेगा तो उसे अपूर्ण फूल कहा जाता है। एक या दो तीन भी अनुपस्थित रहेगा तब भी अपूर्ण फूल कहा जाएगा। तीसरे नंबर पर एकलिंगी फूल। तो एकलिंगी फूल जो होता है इसमें एक ही पाया जाता है, या तो नर जननांग नहीं तो मादा जननांग। तो ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर, स्त्रीकेसर में से कोई एक ही अंग उपस्थित हो वह एकलिंगी फूल कहा जाता है। और एकलिंगी जो होता है वह अपूर्ण भी होता है, क्योंकि एक ही लिंग रहेगा इसका मतलब एक अनुपस्थित रहेगा तो वह अपूर्ण भी होगा। जैसे पपीता जो होता है, कोई कोई पपीता ऐसा होता है जो उसमें फल नहीं देता है तो वह नर होता है, उसमें उसके फूल में केवल नर जननांग पाया जाता है। और जिसमें मादा जननांग होता है तो उसमें फल लगता है। तो आखिर इसका प्रजनन होता कैसे है, निषेचन होता कैसे है? तो नर जो पपीता होता है उसके जो परागकण होते हैं हवा के द्वारा या किसी कीट द्वारा दूसरे मादा पपीता में चला जाता है तो निषेचन होता है। मक्का हो गया, सफ़ेद शहतूत हो गया, तरबूज हो गया, ये सब एकलिंगी फूल होते हैं। एकलिंगी में दो होते हैं, एक नर फूल एक मादा फूल, जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होते हैं। तो पुंकेसर यानी पुरुष वाला होगा तो नर होगा, और मादा मतलब स्त्री वाला उसमें पाया जाएगा तो मादा फूल कहलाता है। द्विलिंगी फूल, ऐसा फूल जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हो वह द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। दोनों होगा तो ऐसा नहीं कि द्विलिंगी हो जाएगा तो वह पूर्ण फूल हो जाएगा, हो सकता है उसमें अंकुड़ी पंखुड़ी में से कोई अनुपस्थित हो। हालांकि स्त्रीकेसर और पुंकेसर होता है तो उसमें अंकुड़ी पंखुड़ी होता ही है, तो यह पूर्ण फूल के अंतर्गत ही ज़्यादातर आता है, लेकिन कभी कभी अपूर्ण फूल के अंतर्गत भी आ जाते हैं। अलिंगी फूल, वैसा फूल जिन फूलों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों नहीं पाए जाते हैं उसे अलिंगी, कोई लिंग नहीं होता है। पौधों की पत्ती, जड़ और बीज में संबंध। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जड़ के बारे में पता करना होता है कि इसका जड़ झकड़ा जड़ है या रिश्तेदार जड़ है, तो इसके लिए हमें पौधे को उखाड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जड़ और पत्तियों में संबंध जान लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगा। तो पौधे की पत्ती, जड़ और बीज में संबंध होता है। तो जिन पत्तियों का समांतर विन्यास होगा, समांतर सिरा विन्यास होता है, उसकी जड़ जो होता है रेशेदार होता है। जैसे धान देखें तो धान का पत्ती का समांतर सिरा विन्यास होता है तो इसका जड़ जो होगा वह रेशेदार होगा, अर्थात एक ही जगह से कई जड़ें निकला होता है, एक मुख्य प्रधान जड़ नहीं होता है। और बीज में यह एक बीज पत्र होगा। और धान देखते हैं कि उसमें चावल जो निकलता है वह द्विबीज पत्र नहीं होता है, मात्र एक ही बीज होता है, दो पत्र में दो भागों में नहीं बढ़ता है। जैसे सेम का बीज दो भागों में बढ़ जाता है, फुलाते हैं। तो इस प्रकार से ये संबंध होता है इसमें। पत्ती जब समांतर होगा तो झकड़ा जड़ होगा और एक बीज पत्र होगा वह पौधा। अब जानना है वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो जल की बूंदें पत्तियां से जलवाष्प के रूप में निकलती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को पत्तियों से जल जो होता है वह वाष्प के रूप में वायुमंडल में उड़ जाता है और वहीं ऊपर जाके बारिश होता है। तो जब पत्तियों से वाष्प निकल रहा होता है जल का तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, वाष्प का उत्सर्जन। अब आप इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को या प्रश्नों को आसानी से लिख पाएंगे, वो आपको अपने से लिखना है।